जो स्मोक है ये हर किसी के लिए नुकसानदेह है। स्मोक हमारे पूरे मुआशरे के लिए, हमारे पूरे मुल्क के लिए, जबकि मैं आप कहूँ तो ग्लोबली पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह है। समझना ज़रूरत है कि एज़मा है क्या। एज़मा सांस की एक बीमारी है जो सांस की नालियों की बीमारी होती है, जिसमें आपकी सांस की नालियाँ तंग हो जाती हैं। और एज़मा एक डेडली डिजीज़ है, अगर इसका प्रॉपर आप इलाज नहीं करेंगे तो ये जानलेवा डिजीज़ है। उनका ऑक्यूपेशन ऐसा है कि वो कॉटन फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, या कोई उनका ऐसा आउटडोर का काम है जिसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी का काम है। जिस सिगरेट को हमें खामोश कातिल भी कहते हैं, लेकिन अगर वो रिवर्स नहीं हो रही, डिजीज एक परमानेंट डिजीज है, परमानेंट कंस्ट्रिक्शन हुई हुई है सांस की नालियों की, तो फिर हम उसको सीओपीडी की लाइन मैं पर समझ ट्रीट गया। करते हैं। ये जो आपने मुझे मुकम्मल सिम्टम्स नहीं बताए हैं होता। तो शायद मुझे भी चेक करवाना चाहिए। आपको क्या लगता है अगर फेफड़ों में आप ग्लिसरीन, वेजिटेबल ऑयल, निकोटीन, टार आप मुसलसल फेफड़ों में डालेंगे तो आपके फेफड़ों को कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। पैसिव स्मोकिंग स्मोकिंग से ज्यादा नुकसान है। 1 किलो तंबाकू 2 लाख सिगरेट के बराबर है। सिगरेट छोड़ने का दुनिया में एक ही तरीका है, वो किसी को लंग कैंसर हो गया उसको कोई अच्छा इलाज पूरी दुनिया में नहीं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सेट आपके लिए लेके आता है पाकिस्तान के काबिल तरीन डॉक्टर्स का पॉडकास्ट, ताकि हमारे जहन में किसी भी तरह का कोई गलत फहमी है, कोई वहम है या सवाल है, उसको क्लियर किया जा सके। हमारी इसी तरह से और डॉक्टर के पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें या हमसे पूछें, डॉक्टर साहब आपको खुद से इसका रिप्लाई करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिलाल, जो कि सांस और छाती के स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर बिलाल अहमद ख़ान है। मैं छाती और सांस का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ और मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल और शरीफ सर्जिमेंट हॉस्पिटल उकाड़ा में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ जो आपने हमें टाइम दिया अपने कीमती टाइम से। अच्छा, मेरा आजकल जो आपको पता है स्मोक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सर सबसे पहले बता दें ये स्मोक होता क्या है, क्यों हो जाता है ये हमारे माशरे में, और इसके नुकसान क्या हैं? देखें, जो स्मोक है ये दो अल्फाज का मरकब है। इसमें स्मोक है और फोग है, हाँ जी। तो इसको मिल के स्मोक कहा जाता स्मोक है। कहा गया, बिल्कुल। तो सर्दियों में खासकर जब फोग आपकी इन्वायरमेंट में होता है और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है, ये बेसिकली एयर पोल्यूशन की एक बिगड़ी हुई फॉर्म है। तो जब पोल्यूशन इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपको पता है जो आपके पोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, वो आपकी जो फॉग है उसके साथ वो मिल जाते हैं और एक डेंस थिक काले रंग की ब्राउन कलर की एक लेयर बन जाती है आपके स्काई में और आपके हवा में, जो स्मोक कहलाती है। इसकी हिस्ट्री कुछ मैं आपको बताता चलूँ। इसकी हिस्ट्री ये है कि लंदन में जब यूके में अर्ली 1900s में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, तो अपने साथ वो तरक्की तो लेके आई, लेकिन उसके साथ एक नई कबाहत भी ले आई जो कि स्मोक की शक्ल में थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री रैपिड ग्रोथ थी इंडस्ट्रीज़ की। तो वो जो धुआं था वो, क्योंकि ठंडा उनका इन्वायरमेंट था, तो वो फिर धुआं जो था वो फोक के साथ इकट्ठा होकर स्मोक बन गया। तो अब हमारे मुल्कों में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जो ये साउथ एशिया का रीजन है खासकर, अब यहाँ आपको पता है कि आबादी का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। जब आबादी का प्रेशर ज़्यादा है तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, तो जिसकी वजह से आपका जो इन्वायरमेंट है वो भी ख़राब हो रही है, और जो स्मोक है वो बहुत ज़्यादा आपके इन्वायरमेंट में सर्दियों में खासकर वो बहुत ज़्यादा आपको मिल रहा है। तो ये खतरनाक कितनी है? जी, बहुत खतरनाक है। देखें, जो एक नॉर्मल इंसान है वो आपको पता है कि दिन में कितनी हवा अंदर लेके कंज्यूम जाता है, करता है। इनहेल करता है। 20,000 गैलन हवा वो अंदर लेके जाता अच्छा। है एक दिन में, 24 घंटों में। तो अगर आप देखें, अब ये जो केमिकल्स, पोल्यूशन और ये जो बाकी जहरीले ज़रात से मिला हुआ जो ये धुआं है जो आपके इर्द गिर्द है हर वक्त, जो आप पूरा दिन इसको इनहेल करेंगे, अपने फेफड़ों के अंदर लेके जाएंगे, तो आप खुद देखें वो कितना खतरनाक हो सकता है। अच्छा, इस स्मोक से क्या हमें सांस की बीमारी की प्रॉब्लम हो सकती है, और किस तरह के लोगों को ज्यादा अफेक्ट करता है? जैसे कि एस्मा के पेशेंट्स होते हैं, जिसे नॉर्मली एस्थमा कहा जाता है, क्या उन लोगों के लिए ज्यादा इफेक्टिव होती है कि नॉर्मल बंदे के लिए भी उतनी ही ज्यादा जो है ये नुकसानदेह जितनी किसी दूसरे एस्मा पेशेंट के लिए? देखें, इसमें ये है कि जो स्मोक है ये हर किसी के लिए नुकसानदेह है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनमें आपके लिए एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ एज आ जाती हैं, बहुत यंग लोग या बहुत बूढ़े लोग, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जिन लोगों को ऑलरेडी कोई बीमारी चल रही है, या प्रेग्नेंट ख्वातीन, खासकर हमारे घरों में बुजुर्गान होते हैं वो लोग, कोई मरीज़ है जो पहले ही सांस के मसाइल का शिकार है, सीओपीडी का मरीज़ है या एस्मा का मरीज़ है या फेफड़ों के सिकुड़ने की बीमारी का मरीज़ है, तो उनके लिए इस आलूदा हवा में सांस लेना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। अच्छा।
सर मुझे आपकी बात तो समझ आ गई। सर नॉर्मली आपने ये देखा होगा कि लोगों के अंदर मिथ है, वहम है, आई डोंट नो क्या है, कि ये सिगरेट से ज्यादा नुकसानदेह, क्या ये स्मोक सिगरेट से ज्यादा नुकसानदेह है? देखिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं। सिगरेट अपनी जगह बहुत नुकसानदेह है। सिगरेट में तो बेशुमार लाखों की तादाद में केमिकल्स होते हैं जो कि आप अंदर लेके जाते हैं, और वो लेकिन उसमें ये अंदर लेके जाते हैं और जो नुकसान का बायस बनते हैं, मुख्तलिफ सांस की बीमारियां कराते हैं। लेकिन वो सिर्फ उसी शख्स को सांस की बीमारी कराएगी जो कि सिगरेट पी रहा है या उसके साथ बैठा हुआ है, पैसिव स्मोकिंग का रहा है। स्मोक हमारे पूरे मुआशरे के लिए, हमारे पूरे मुल्क के लिए, जबकि मैं आप कहूँ तो ग्लोबली पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि लाखों नहीं करोड़ों अफराद इस आलूदा धुएं में सांस ले रहे होते हैं। और सिगरेट जो है वो इंसान दिन में 5 नहीं तो 6 पी लेता है। ये तो आप 24 घंटे आलूदा हवा में सांस ले रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सिगरेट से ज्यादा नुकसानदेह है? बिल्कुल जी, ये सिगरेट से बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि हर वक्त आप इस धुएं में सांस ले रहे हैं। तो फिर इसके बारे में कोई प्रिकॉशंस या कोई ऐसी एहतियाती तदाबीर बता दें, क्योंकि डेफिनेटली सी बात है, नॉर्मली तो हमें सिर्फ मास्क का पता है कि जी मास्क लगा सकते जी। हैं। ये मास्क तो डेफिनेटली लगाना चाहिए स्मोक में, क्योंकि ये ऑब्वियसली सबको पता है कि ये जरासीम है, ये वही जो हमारा धुआं उड़ता है, और आपने जैसे बताया कि ये फॉग के साथ मिलकर स्मोक बनता है। बिल्कुल। तो इसके प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं, या सिर्फ मास्क ही एक हल? अच्छा, देखें, जो एक ये स्मोक है, इसको आपने मुख्तलिफ लेवल्स पे इसके साथ मुकाबला करना है। आपने इंडिविजुअल लेवल पे भी इसके साथ मुकाबला करना है। अपनी एक सिविल सोसाइटी का एक रोल होता है, वो बड़ा अहम है इसके साथ मुकाबला करने के लिए, और फिर एक गवर्नमेंट के लेवल पे है जो आपने इसके साथ मुकाबला करना है। इंडिविजुअल लेवल की अगर बात करें तो इसमें आपको कोशिश करनी चाहिए, एक तो मास्क लगाएं। दूसरा, आप कोशिश करें कि घर के जो खासकर जो बुजुर्गान हैं या जो बच्चे हैं, वो खासकर शाम के बाद घर के अंदर ज़्यादा रहें, अंदर। इंडोर ज़्यादा रहें। और फिर हमें इंडिविजुअल लेवल पे ये भी कोशिश करनी चाहिए। देखें, एयर प्योरीफायर का यूज़ करें, लेकिन आपको पता है कि जो हमारे इकोनॉमिक हालात हैं, हर बंदा तो 40-50 हज़ार का एयर प्योरीफायर नहीं ले नहीं ले सकता। सकता। तो उसमें अल्लाह ताला ने एक बड़ा एक नेचुरल एयर प्योरीफायर इंसान को दिया है पौधों की सूरत में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ग्रीनरी जितनी ज़्यादा होगी, ये चीज़ें उतनी, स्मोक पोल्यूशन ये उतनी कम होगी। कम हो गया। तो आप अपने घर के अंदर कई ऐसे पौधे हैं जो घर के अंदर भी लगाए जा सकते हैं, बिल्कुल बड़े सस्ते पौधे हैं, बिल्कुल। मनी प्लांट, मनी रबर प्लांट। प्लांट। बिल्कुल। तो आप प्लांटेशन ज़्यादा करें, मनी प्लांट लगाएं, रबर प्लांट लगाएं, घर के अंदर रहें। अगर बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो मास्क का इस्तेमाल करें। और वैक्सीनेशन, हाँ, अच्छा, इसकी इस पे वैक्सीनेशन भी है? बिल्कुल नहीं। देखें जी, इसमें यह है कि वैक्सीनेशन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, खासकर वो अफराद जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़अत पहले ही बहुत पहले कम का। है। तो उनको वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, क्योंकि स्मोक से जब आपके फेफड़े मुतासिर होते हैं तो फिर वायरसेस को मौका मिल जाता है। मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस जो आपकी इन्वायरमेंट में ऑलरेडी हैं, वो जब कम क़ुव्वत मुदाफ़अत वाले लोगों को देखते हैं या वो कमज़ोर फेफड़ों को देखते हैं, तो वो उन इंसानों पे या उनके जो आपके फेफड़े हैं उन पे हमला कर देते हैं। तो वैक्सीनेशन का कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन, फ्लू वैक्सीन हम रिकमेंड करते हैं इस साल में 1 मरतबा, वो लाजमी करवाएं, और उसके सितंबर अक्टूबर के महीने में ज़्यादातर करवाई जाती है, लेकिन आप सर्दियों में खासकर वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। अच्छा, ये जो आपने वैक्सीनेशन बताई है, डेफिनेटली लोग इसी सितंबर अक्टूबर नवंबर में करवा रहे होते हैं, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये वही करवाते हैं जिनको नज़ला जुकाम या एलर्जी रहती है। तो मैं आपकी बात से समझाऊं कि अच्छा, ये एलर्जी के ज़्यादा बढ़ने की वजह एक स्मोक भी है। बिकॉज अगर मैं अपनी ही बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम नहीं रहती, बट इस साल मुझे अक्टूबर में नहीं, सितंबर में से एलर्जी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई। तो माइट भी पॉसिबल वो शायद स्मोक की वजह से ही हो गई हो। जी देखें, बहुत से ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं। एक तो पहले आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि दमा, एस्मा, अब एस्मा बड़ा कॉमन है और उसके बहुत ज़्यादा मरीज़ होते हैं। हमारे माशरे में या आम ज़ुबान में एस्मा को ही एलर्जी कहा जाता है। माइल्ड एस्मा को लोग एलर्जी समझ के कहते हैं कि सांस की नाली की एलर्जी है या सांस की एलर्जी है। तो इस तरह के पेशेंट्स जो खासकर पहले ही सांस की एलर्जी या सांस की मुख्तलिफ बीमारियों से गुजर रहे होते हैं, इनको जो है वैक्सीनेशन लाजमी करवानी चाहिए। तो मुझे आप ऐसा करें, एज़मा की अलामात बता दें। एज़मा, क्योंकि डेफिनेटली सी बात है, आपने जैसे भी बताया, मैं भी थोड़ा सा वरी हूँ कि जैसे मैंने बताया कि मुझे ही हो गया। तो एज़मा कैसे हम जज कर सकते हैं कि इसको अर्ली स्टेज का एज़मा है और उसको जल्दी से प्रिकॉशन कर लेना चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरत है कि एस्मा है क्या। एस्मा सांस की एक बीमारी है जो सांस की नालियों की बीमारी होती है, जिसमें आपकी सांस की नालियाँ तंग हो जाती हैं। सांस की नालियाँ तंग हो जाती हैं, वीजिंग स्टार्ट हो जाती है। पेशेंट को, जो मरीज़ है,
उसको सांस के मसाइल शुरू हो जाते हैं, खांसी शुरू हो जाती है। और ये खांसी ये नहीं है कि मुसलसल खांसी है, आती जाती खांसी है। 1 महीना खांसी हो रही है, 1 महीना खांसी नहीं हो रही, 2 महीने सांस चढ़ रहा है, फिर 2-3 महीने आगे जिसमें सांस बिल्कुल ठीक है। सर्दियों में खासकर ये जो सांस की बीमारियां, खासकर ब्रोंकल एजमा है, ये ट्रिगर कर जाता है। अब जो दूसरा ये है कि इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या हैं, जो आपने पूछा अलामात क्या हैं, ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं। अलामात में 4 अलामात हैं जो मिलके एज़मा बनाती हैं। ज़रूरी नहीं है चारों ही हर मरीज़ में हो, किसी में एक भी हो सकती है, किसी में 2 भी हो सकती हैं। सांस का फूलना, छाती पे दबाव, खांसी, और उसके अलावा छाती से सीटियों की आवाज़ें आना या शां शां की आवाज़ें आना, खासकर रात के वक्त, ये एज़मा के ख़ास अलामात हैं जो एज़मा के मरीज़ों में पाई जाती हैं। तो सर ये तो हर तीसरे बंदे में ये अलामत होती हैं, खांसी भी हो सकती है, सांस फूलना भी हो सकता है, जैसे मोटापे की वजह से सांस फूलता है ना, जैसे अब सांस फूलना भी हो सकता है, स्टेयर्स चढ़ने से सांस फूल सकता है। उसके बाद खांसी तो फ्रीक्वेंटली हर बंदे को रहती है, आजकल तो बहुत ज़्यादा ही रहती है। उसके बाद तीसरी आपने बात बताई कि छाती में से सीटियों की आवाज़ें आना, वो शायद समहाउ मेरे ख्याल से एक ऐसी है अलामत जो कि बहुत लेट जाके जाहिर अच्छा, होती है। वो अर्ली स्टेजेस में नहीं होती। वो अर्ली स्टेजेस में ज़रूरी नहीं है वो। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये तो डायग्नोस करना ही बड़ा मुश्किल है कि ये एस्मा है। अच्छा देखें, एज़मा बचपन से सुनते आए हैं एज़मा के बारे में, बिल्कुल लोगों को ऐसा। लगता है सब कुछ पता है एज़मा का। हाँ। एक खास हमारे ज़हन में पिक्चर होती है कि जी एज़मा का मरीज़ ऐसा होगा कि वो बैठा होगा, मुश्किल से सांस ले रहा होगा। बिल्कुल ऐसे। जबकि ये बात समझने की ज़रूरत है कि एज़मा की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। एक किस्म होती है जिसको हम कफ वेरिएंट एज़मा कहते हैं, जिसमें सिर्फ मरीज़ सूखी खांसी के साथ आता है और उसको कोई अलामत नहीं होती, लेकिन मरीज़ आके कहते हैं डॉक्टर साहब 3 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो गए हैं, खांसी नहीं जान छोड़ती, सूखी खांसी आ रही है, वो मुसलसल खांसी है। फिर एक हफ्ता आता है कि मुझे कोई खांसी नहीं आती, लेकिन फिर खांसी शुरू हो जाती है। तो इसी तरह एज़मा की, और दूसरा ये कि एज़मा दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज़ है। बिल्कुल। इस वक्त अगर आप देखें तो दुनिया में 340 मिलियन लोग एज़मा से का शिकार है। और एज़मा एक डेडली डिजीज़ है, अगर इसका प्रॉपर आप इलाज नहीं करेंगे तो ये जानलेवा डिजीज़ है। डेली 1000 डेथ्स WHO के मुताबिक 1000 अमवात ब्रोंकल एज़मा की वजह से होती हैं। ये तो बड़ी अलार्मिंग चीज़ है, क्योंकि आपने कुछ अलामात ऐसे बता दिए हैं कि डेफिनेटली हर बंदा ही जो सुन रहा है वो परेशान ही हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। लेकिन एक मुझे ये बताएं, ये तो अलामात है, फाइनल डायग्नोस कैसे करवाते हैं? कोई टेस्ट है या कैसे है कि पता चले कि हाँ जी एज़मा हो गया? देखें, उसमें ये होता है कि मरीज़ हमारे पास आता है, आके हमें अपनी अलामात बताता है। उसकी क्लिनिकल पिक्चर देखते हुए हम उसकी छाती सुनते हैं स्टेथोस्कोप के ज़रिए। अगर उसमें हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात सीटियों की आवाज़ें आ रही होती हैं, वीज़िज़ जिसे कहते हैं, मरीज़ प्रेज़ेंट करता है वीज़िज़ के साथ, सूखी खांसी के साथ, सांस फूल रहा होता है। जो आपने पहले ज़िक्र किया कि सांस तो हर किसी को ही फूल रहा होता है, लेकिन उसमें एक मुख्तलिफ स्कोर्स होते हैं जो हम कैलकुलेट करते हैं हर मरीज़ का, कि आपका एक नॉर्मल इंसान की निस्बत से कितना सांस फूल रहा है। फिर ये क्लिनिकल पिक्चर देखते हुए हम एक खास किस्म का लंग फंक्शन टेस्ट होता है जिसको PFTs कहते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ये जरा थोड़ा सा ज्यादा प्रोमिनेंट करते हैं, कौन सा टेस्ट होता है? लंग फंक्शन टेस्ट या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट वो होता है जिसमें हमारे पास एक खास किस्म की मशीन होती है, स्पायरोमीट्री वो टेस्ट होता है। एक कॉमन टेस्ट है, बेसिक सा टेस्ट है। उसमें हम मरीज से सांस दिलवाते हैं, फूके मरवाते हैं, और उससे फिर हमें पता लगता है कि सांस की नालियों में तंगी कितनी है, सोजिश कितनी है। तो जो सांस की नालियों की सोजिश होती है, जिसकी वजह से सांस की नालियाँ तंग हो जाती हैं, तो उसकी वजह से फिर सांस में दुश्वारी, खांसी और मुख्तलिफ अलामात शुरू हो तो जाती हैं। अगर जैसे कि इंशाल्लाह हमारी कोशिश है ये हमारा जो पॉडकास्ट है ये पाकिस्तान और इंडिया में गांव देहात तक भी जाए जहाँ पे अवेयरनेस कम है, तो क्या वो ये टेस्ट वहाँ पे इजीली अवेलेबल होता है गांव देहात में? जी बिल्कुल, ये आपके जो पल्मोनोलॉजिस्ट होंगे तकरीबन हर बड़े अस्पताल और हर जो पल्मोनोलॉजिस्ट है उसके पास पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की सहूलत मौजूद होती है। अच्छा, ये एस्मा के होने की सबसे बड़ी वजूहात क्या है? किस वजह से ये एस्मा हो जाता है? अच्छा देखें जी, ब्रोंकियल एज़मा के जो होने की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो पैदाइशी तौर पे जिनकी सांस की नालियाँ सेंसिटिव होती हैं टू सर्टेन एक्सपोजर्स। कुछ लोग होते हैं जो खासकर जिनका ऑक्यूपेशन रिलेटेड ब्रोंकियल एज़मा भी होता है, कि जिनका ऑक्यूपेशन ऐसा है कि वो कॉटन फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या कोई उनका ऐसा आउटडोर का काम है जिसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी का काम है। तो उसमें उन तरह के उन जो वो पेशेंट्स होते हैं उनमें ब्रोंकियल एज़मा होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। केमिकल फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग, किचन्स में काम करने वाले लोग, ज़्यादातर जो कुक्स हैं, जो शेफ्स हैं, जो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के किचन में काम कर रहे हैं, वो लोग हर वक्त स्मोक के साथ जो मसालों की, अच्छा इसमें हमारे पास हाउस वाइफ जो हैं वो, क्योंकि हमारे पाकिस्तान इंडिया में जो घरों का साइज भी छोटा है, जो आजकल जो सिटीज़ में जो लोग रह रहे हैं छोटे घरों में रहते हैं,
किचन हैं वो बंद किचन है, उनमें कोई वेंटिलेशन का बाकायदा निज़ाम नहीं है, तो उधर जो स्मोक है, जो मसालों की स्मेल है, तड़के की स्मेल है, जो वो एस्मा को ट्रिगर कर सकती है। स्ट्रॉन्ग स्प्रेज हैं, आप देखें अक्सर वो लोग कई लोग जाते हैं किसी के घर मेहमान बन के भी, तो सेंट्स होते हैं, कैंडल्स लगी होती हैं, सेंटेड कैंडल्स आजकल बहुत चल रही हैं, तो उनकी स्मेल जो है वो एस्मा ट्रिगर कर अच्छा सकती अच्छा है। अच्छा अच्छा। तो ये जो हम रूम स्प्रे थोड़ा करते हैं या परफ्यूम ज्यादा लगाते हैं, जी क्या ये भी प्रॉब्लम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर तो किसी मरीज को एस्मा है तो वो स्ट्रॉन्ग स्मेल्स, परफ्यूम्स, खास तरह की और जो स्मेल्स हैं वो उसका एस्मा ट्रिगर कर सकती हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये चीजें तो ऑब्वियसली हम सोच भी नहीं सकते थे, बिकॉज जी परफ्यूम लगाना तो मतलब एक हैबिट के साथ साथ जरूरत भी बन चुका है। जी बिल्कुल। और ये रूम स्प्रे भी ऑब्वियसली हर घर में मतलब यूज होता है इवन। अच्छा, एक और चीज मुझे बीच में मिस हो गई थी जो मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो स्मोक में कार भी अगर आप बाहर निकलते हो, इज इट सेफ? कार अगर आप उस गाड़ी का अपनी एसी चलाया हुआ है और आप उसमें निकले हो स्मोक के अंदर, क्या देखिए बाइक पे और पैदल चलने में तो आपको पता ना कि आप इनहेल कर रहे हो, लेकिन कार के दरवाजे बंद है, शीशे बंद है, उसके हवाले उस बारे में बताइए जरा। जी बिल्कुल, बाइक और पैदल की निस्बत तो कार एक सेफ सवारी है स्मोक की हद तक, लेकिन उसमें भी फिर चांसेस हैं ना, कार से निकल के तो जाना तो आपने उसी इन्वायरमेंट में है, बिल्कुल ऐसे ही। या जब आप कार में बैठे हो बिल्कुल एयर टाइट तो नहीं है, आपके एसी की जो वेंट्स हैं उनके थ्रू, या बाकी जो आप कभी शीशा खोलते हैं या आप उतरते हैं बैठते हैं, 2-3 दिन में आ तो जाता है। बिल्कुल आ जाता है। अच्छा, मुझे एक और चीज बताएं कि ये सिगरेट ऑब्वियसली ये भी सांस को बहुत अफेक्ट करता है। ये जी पहले तो स्मोकिंग और ये सिगरेट जो है, ये कितनी ज्यादा नुकसानदेह है और खास करके एजमा के लोगों के लिए कितना नुकसानदेह है? पहले तो आप नॉर्मल जनरल पब्लिक के लिए बताएं सिगरेट के बारे में आपकी क्या कमेंट है? जी, सिगरेट को हमें खामोश कातिल भी कहते हैं। सिगरेट में लाखों किस्म के केमिकल्स मौजूद हैं, जिसमें टार, निकोटीन का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो ये सिगरेट जो है वो हज़ारों बीमारियों की जड़ है, जिसमें दिल की बीमारियां, हार्ट अटैक, दिल का फेलियर, दिमाग की बीमारियां, गुर्दों की बीमारियां और सबसे बढ़ के सांस की बीमारियां शामिल हैं, जिसमें ये सीओपीडी कॉज करती है। सीओपीडी जो है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जो सिगरेट की वजह से होने वाली दुनिया में सबसे ज़्यादा बीमारी है। ये ये और लंग कैंसर, छाती का कैंसर, ये दो सबसे बड़ी बीमारियां हैं जो सिगरेट सांस के मरीजों को या छाती के मरीजों को करती है। ये थोड़ा सा सीओपीडी मुझे बता दें, नहीं पता क्या होता है, ये जरा एलैबोरेट करें। सीओपीडी जी एक बीमारी है जिसको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं। ये दमे से मिलती जुलती बीमारी है। दमे में तो जैसे आपको एज्मा में मैंने बताया है कि जो सांस के मसाइल हैं ये आते जाते रहते हैं, सांस ठीक भी हो जाता है, सांस खराब भी हो जाता है, और ये रिवर्सेबल डिजीज़ है। जबकि दूसरी साइड पे सीओपीडी जो है, जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, ये इरिवर्सिबल डिजीज़ है। ये एक मरतबा हो जाए तो ताहयात ये आपके साथ रहती है और ये बढ़ने मज़ीद से मज़ीद बढ़ती ही जाती है। तो तो फिर इसमें फर्क क्या है, कैसे पता चलेगा एस्मा की प्रॉब्लम है या ये सीओपीडी? देखें, इसमें जब आप आपको सांस के कोई भी मसाइल या लामात ज़ाहिर होती हैं तो आप अपने पल्मोनोलॉजिस्ट के पास आते हैं, रेस्पिरेटरी मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास आते हैं। वो आपकी हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री में देखते हैं स्मोकिंग की हिस्ट्री है या किस किस्म के एक्सपोजर की हिस्ट्री है। फिर आपका जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है उसमें वो आपको से जो मशीन है उसके अंदर सांस दिलवाते हैं, फूंक मरवाते हैं। फिर उसके बाद एक ख़ास किस्म की दवाई होती है जो दी जाती है रिवर्सिबिलिटी चेक करने के लिए, क्योंकि एजमा एक रिवर्सिबल डिजीज़ है। तो अगर उस दवाई लेने के बाद वो आपका जो सांस की एफर्ट है और जो वो डिजीज़ आपकी है वो रिवर्स हो जाए तो हम उसको फिर एजमा लेबल करते हैं हिस्ट्री को देखते हुए। समझ लेकिन गया, अगर वो रिवर्स नहीं हो रही, डिजीज एक परमानेंट समझ डिजीज आ है, गया, परमानेंट कंस्ट्रिक्शन हुई हुई है सांस की नालियों की, तो फिर हम उसको सीओपीडी की लाइन मैं पर ट्रीट समझ गया। करते हैं। अच्छा, ये तो मेरा क्वेश्चन था जो आपने पहले ही क्लियर कर दिया कि ये जो एस्मा है ये रिवर्सेबल है, मतलब इसका इलाज मुमकिन है, इसको हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। देखें जी, इसमें ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बात है आपने पूछी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। एजमा बिल्कुल आप कंट्रोल कर सकते हैं, जड़ से मुकम्मल ख़त्म नहीं होता ये आने जाने वाली डिजीज़ है। इसमें ये होता है कि इसमें जो दो की एलिमेंट्स हैं, दवाई का प्रॉपर इस्तेमाल और रेगुलर फॉलोअप्स। क्योंकि एजमा में ये नहीं होता कि एक दफ़ा दवाई शुरू करा दी है तो पूरी ज़िंदगी वही दवाई चलनी है। इसमें स्टेप्स होते हैं, हमने मरीज की कंडीशन को देखते हुए स्टेप अप भी करना है, स्टेप डाउन भी करना है। अगर तो पेशेंट दवाई को अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है और पेशेंट की कंडीशन स्टेबल है तो हम फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप डाउन करते जाते हैं और फिर हम हस्बे ज़रूरत दवाई के इस्तेमाल पे आ जाते हैं। लेकिन अगर मरीज़ की कंडीशन मज़ीद ख़राब हो रही है तो हमें फिर स्टेप अप करना पड़ता है और दवाई की मकदार को और दवाई के लेने के तरीके को, मुख्तलिफ अद्वियात की कम्बिनेशन को बढ़ाना पड़ता है।
ये सारा कुछ डिपेंड करता है मरीज की क्लिनिकल पिक्चर कैसी है, वो मैं समझ दवाई के साथ कंप्लायंस कितनी शो कर रहा है, उसकी जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, उसका जो लाइफ स्टाइल है, उसने अपनी बीमारी के हिसाब से अपना लाइफ स्टाइल कितना चेंज किया है। मुझे एक चीज बता दें आप, जी ऐसी कौन सी छोटी छोटी अलामात आए और एहतियाती तौर पे जो है पेशेंट या जो मरीज है वो डॉक्टर के पास चला जाए, और ताकि वो उसको परमानेंट बीमारी बनने से बचा सके। लाइक अस्थमा जब कभी शुरू अर्ली स्टेज में होता होगा, मतलब तब तो बिल्कुल शायद कंट्रोलेबल होता होगा ना, तब बिल्कुल तो उसको रोका जा सकता है। बिल्कुल। कोई ऐसी स्टेज बताएं कि अगर ऐसे आपको सिम्टम्स आए, ऐसी अलामात आए, तो आप डॉक्टर के पास जाए ताकि आप अस्थमा से ही बच सकें। देखिए, इसमें अगर आपको एक हफ्ते से ज़्यादा सूखी या बलगम वाली खांसी रहती है, आपको अपने एज फेलोज़ के मुकाबले में ज़्यादा सांस चढ़ता है, ख़ासकर एक्सर्शन के बाद, सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद, सीढ़ियाँ उतरने के बाद ज़्यादा सांस चढ़ता है, तब आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। स्ट्रॉन्ग स्मेल से आपको एलर्जी की अलामात आना शुरू हो जाती हैं, आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है, ज़ुकाम फील होना शुरू हो जाता है, छाती पे दबाव महसूस होता है, तब आपको देर नहीं करनी चाहिए और आपको अपने पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाना सर चाहिए। मुझे तो बीच से डर लगी जा रहा है। जी, ये बहुत कॉमन बीमारी मैं है आपको बता और दूं, हर चौथे इंसान को ये है, लेकिन ये इग्नोर हो जाती है उस वक्त तक जब तक जो ये आपने मुझे मुकम्मल सिम्टम्स नहीं बताए हैं, होता। तो शायद मुझे भी चेक करवाना चाहिए। सामने खड़ा है जो शुजा साहब, इनको भी चेक करवाना चाहिए। तो ये तो वो चीज़ है, सूखी खांसी मुझे भी आती है, और उसके बाद सूखी खांसी के बाद कभी बलगम भी आती है, और सांस भी मेरा फूलता है। लेकिन ये कि मैं सांस फूलने में ये कहूँगा कि मुझे पता कि ये मोटापे की वजह से है, लेकिन फिर भी बात है ना, अलामात तो वही है जो आपने कहा। क्योंकि मैं जब कभी रनिंग करता हूँ तो अच्छी खासी कर भी लेता हूँ, लेकिन फिर भी जब कभी बिला वजह ही, मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सिर्फ स्टेज चढ़ के आया हूँ तो मेरा सांस फूल गया, तो अब मैं तो फिर वरी होऊंगा ना कि मुझे ऑब्वियसली चेक करवाना देखिए, चाहिए। एक और चीज़ जो हम मिस कर रहे हैं, मोटापा, ओबेसिटी। अब पाकिस्तान में मोटापा और ओबेसिटी बहुत तेजी से। तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ओबेसिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है एज़मा का, एज़मा के होने का। अच्छा अच्छा अच्छा। ओबेसिटी और भी अपने साथ 100 बीमारियां लेके आती है, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी के बिल्कुल। अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, नींद में खराटों की आवाज़ें, नींद में आपका सांस रुकना, नींद में जकड़न महसूस होना, ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की ये मुख्तलिफ अलामात हैं ये आप तो जो मतलब ओबेसिटी की वजह से ये होती हैं। पॉडकास्ट जो है ना मेरे लिए डेंजरस होता जा रहा है। एक दो दफा ऐसे हुआ कि मुझे सोए हुए फील हुआ कि मेरा सांस थोड़ा सा ना भारी या रुका छाती पे, बिल्कुल एक दो दफा हुआ। और ये काफी अर्सा हो गया इस चीज को। बिल्कुल ये नहीं है कि कुछ रिसेंट बात है, कि तकरीबन कई मंथ पहले मेरे साथ ऐसे हुआ था कि सोए सोए मुझे फील हुआ कि मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। जी तो जी। फिर वो एस्मा की प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, उसके लिए आपका हम प्रॉपर चेकअप करेंगे, आपका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही आपको पता है। अच्छा। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, जैसे आपने बताया आप रनिंग करते हैं, हाँ। आप एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप मास्क का यूज़ करते हैं, तो आप अपने आप को इन चीज़ों से महफूज करें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, देखिए जी, बड़ा आपको मैं एक मज़ेदार वाकया भी हाँ सुनाता प्लीज हूँ। प्लीज। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ना हमारा मोस्ट निगलेक्टेड पार्ट होता है इलाज का। बिल्कुल ऐसा। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द नंबर वन ट्रीटमेंट अपनी बीमारी के जानने के बाद। अच्छा। सबसे पहले तो मरीज को पता होना चाहिए उसको उसकी बीमारी की है, उसके बारे में उसको बिल्कुल एजुकेट करना बिल्कुल। ये डॉक्टर का फर्ज है फर्ज है। कि मरीज को पता हो कि उसको क्या बीमारी है, उसके बारे में उसको एजुकेशन दी जाए। दूसरा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। पेशेंट आता है, वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे 4 दवाइयां बता दें और ये बीमारी खत्म हो जाए। जबकि दवाई लेना, देखें, दवाई महंगी दवाई खरीदना, दवाई यूज करना, उसका कड़वा टेस्ट बर्दाश्त करना, दवाई बाकायदगी से लेना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है। लेकिन जब हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का लोगों को बताते हैं कि ये तब्दीली ला के अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस बीमारी से बचा जा सकता है या इस बीमारी की शिद्दत को कम किया जा सकता है, तो लोग उससे भाग जाते मुझसे हैं। वो मुश्किल है ज्यादा है। अब मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। मैं हाउस जॉब में था, ऑर्थोपेडिक सर्जरी की मेरी हाउस जॉब चल रही थी। हमारे प्रोफेसर साहब के पास एक मरीज आया, बड़ी दूर से, साउथ पंजाब से। वो आया कि डॉक्टर साहब मेरी कमर के दर्द का मसला रहता है, तो मुझे तो फलाने डॉक्टर ने ऑपरेशन एडवाइस कर दिया है। तो हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा कि आपको उन डॉक्टर साहब ने पहले ऑपरेशन से पहले कुछ बताया था? जी, वो दवाइयाँ दी थी। तो दवाइयाँ तो मैं कभी ले लेता हूँ, कभी नहीं लेता। तो उन्होंने, हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा इससे पहले भी आपको कुछ बताया था? तो मरीज कहता हाँ जी, उन्होंने कहा था कि जी झुक के वजन नहीं उठाना, आपने इस तरह अपना पोस्चर सोते हुए ठीक रखना है, आपने जो नमाज है वो बैठ के पढ़नी है, मुख्तलिफ बिल्कुल मैं समझ एहतियातें गया। बताई थी। तो प्रोफेसर साहब ने कहा आपने क्या उन चीज़ों पे अमल किया? नहीं जी, मैं तो दवाई ले लेता था। तो अब मुझे
एक और डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया है, तो ऑपरेशन से मुझे बचा लीजिए। जा लीजिए। तो अगर हम पहले ही मैं लाइफस्टाइल समझ में गया। मॉडिफिकेशन करें और मॉडिफिकेशन, अपनी जो लाइफस्टाइल की चेंजेस हैं ये करें, पॉजिटिव चेंजेस करें, बिल्कुल ऐसे तो ही। हम बड़े मसलों से बच सकते हैं। बिल्कुल। एक्सरसाइज ऐसी चीज है जो आपको 100 बीमारी से बचाती है। जैसे मोटापा, ये 100 बीमारी लगाता है। बिल्कुल और जो एक्सरसाइज से मोटापा कम होता है, मतलब दिल के अमराज कम होते हैं, मैदे के अमराज कम होते हैं, बिल्कुल ऐसे, स्ट्रेस लेवल तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता बिल्कुल है। ऐसे। मतलब ये मैं अपनी बात करूं तो बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा हो, नुकसान में जा रहा हो, अगर मैं नहीं एक्सरसाइज करा तो मैं डिप्रेशन में जाऊंगा ही जाऊंगा। बिल्कुल और अगर मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो नुकसान में भी जा रहा हूँ, तो मैं स्ट्रेस फ्री, डिप्रेशन फ्री रहता हूँ। ये मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अच्छा चलिए, इसको अपने दोबारा टॉपिक पे आते हैं सर। सिगरेट और वेप। जी। वेप जो मॉडर्न सिगरेट कह लें, कुछ लोग तो इसलिए पी लेते हैं जिसका नुकसान कम होता है, बट आई थिंक उसमें निकोटीन तो सिगरेट से भी ज्यादा होती है। आप वेप के बारे में क्या कमेंट करते हैं? देखें जी, वेप जो है, वेप भी एक नुकसानदेह चीज़ है। वेप सिगरेट का मुतबादिल ज़रूर है, मगर बात यह है कि वेप भी उतना ही नुकसानदेह है जितना सिगरेट को। तो आए हुए अब इस दुनिया में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स हो गए हैं, 100। और उस पर हंड्रेड्स ऑफ स्टडीज हुई हैं विद टाइम। 10 साल की स्टडी, 15 साल की स्टडी, मुख्तलिफ थाउजेंड्स ऑफ बिल्कुल पेशेंट्स को देखते हुए कि उसमें क्या आपका जो बिल्कुल क्या उसके केमिकल्स हैं और वो आपके फेफड़ों पे किस तरह नजर असरअंदाज हो रहे हैं। असरअंदाज होता जबकि वेप एक नई चीज़ है जो 10-15 साल पहले है। ही बिल्कुल शुरू हुई ऐसे। है। अभी तो इसके बारे में स्टडीज ही नहीं है। फेफड़ों को अल्लाह ताला ने हवा के लिए बनाया है, हवा इसमें जा रही है, हवा इससे खारिज हो रही है। आपको क्या लगता है अगर फेफड़ों में आप ग्लिसरीन, वेजिटेबल ऑयल, निकोटीन, टार आप मुसलसल फेफड़ों में डालेंगे तो आपके फेफड़ों को कुछ नहीं होगा? बिल्कुल ऑब्वियसली असरअंदाज होंगे। बिल्कुल असरअंदाज होंगे। और इसमें ये वेप जो है वो और मुख्तलिफ बीमारियां करता है, जिसमें एक डिजीज़ है इवाली, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट रिलेटेड लंग डिजीज़। वो बहुत ज़्यादा आजकल खासकर वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा होने लग गई है। तो जो वेप है ये उतना ही नुकसानदेह है जितनी कि जी सिगरेट नुकसानदेह ठीक है। हो गया। अच्छा अब आते हैं पैसिव स्मोकिंग की तरफ। आपने ये देखा कि आप कुछ ऐसी जगह पे सपोज करें जॉब कर रहे हैं, या आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे आप तुम स्मोकिंग नहीं करते, लेकिन आपके साथ के और लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। जिसमें डेफिनेटली दुनिया में बड़े तरीके आ गए हैं पैसिव स्मोकिंग से बचने के, बट फिर भी हम अगर अपने इस एशिया में बात करें, पाकिस्तान, इंडिया और ये जितना भी हमारा रीजन है, बांग्लादेश, इसमें तो ये पैसिव स्मोकिंग है। लेकिन लोग ऐसे कैफेटेरियाज में बैठते हैं या फिर ऐसे चाय स्पॉट्स में बैठते हैं जहाँ पे स्मोकिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, और पैसिव स्मोकिंग भी इंसान ना चाहते हुए भी कर रहा होता है। देखें जी, पैसिव स्मोकिंग जो है ये आपको जान के हैरानी होगी और आपके ऑडियंस के लिए भी, पैसिव स्मोकिंग स्मोकिंग से ज़्यादा नुकसान है। उफ, इसकी वजह ये है, जो एक बेवकूफ़ शख्स जो सिगरेट पी रहा है उसने तो अपनी सिगरेट के आगे फिल्टर लगाया हुआ है, फिल्टर बस लगाया हुआ है। लेकिन जो एक साथ उसके इंसान बैठा है वो तो बगैर फिल्टर वाला धुआं अपने अंदर लेके जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो पैसिव और स्मोकिंग उसके है लंग्स ये के जो भी जरासीम बिल्कुल है, ऐसे वो बीमारियां, वो भी साथ उसके पास बिल्कुल है। ऐसे जो पैसिव स्मोकिंग है ये स्मोकिंग से भी ज़्यादा नुकसानदेह है। जो दुनिया के तरक्की याफ्ता कंट्रीज हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सिंगापुर की। अब सिंगापुर में स्पॉट्स हैं, हाँ जी। पब्लिक एरियाज में भी स्मोकिंग अलाउ नहीं है। बिल्कुल। सर्टन स्पॉट्स हैं वहाँ, वहाँ खड़े होकर कोई सिगरेट पिएगा तो पिएगा, अगर दूसरी जगह कोई सिगरेट पिएंगे तो उन लोगों को शदीद फाइन होगा। मैंने वही चीज समझी है कि टेक्नोलॉजी आनी हो या नुकसान आने हो, पहले ये इन कंट्रीज से होके आते हैं। जैसे पहले आपने स्मोक बताया, अर्ली 90s में वहां पे हो चुका है, हमारी बारी अब आई है। अब भाई और स्मोकिंग वहां पे इस तरीके से हो चुकी है कि आप पब्लिक एरिया में स्मोकिंग नहीं कर सकते, और शायद हमारे 20 साल बाद आ रही हो। लेकिन हम इसी तरह से अपने इस पॉडकास्ट के जरिए डॉक्टर्स के तवज्जुल से ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोग गवर्नमेंट लेवल पे नहीं तो कम से कम अपने पर्सनल लेवल पे एहतियात कर सकें। मतलब अगर आप घर में किसी एक, मतलब नॉर्मली होता है कि एक मर्द सिगरेट पी रहा होता है, उसकी वाइफ और बच्चे सिगरेट नहीं पीते, तो वो कम से कम ये ख्याल रखे कि बच्चों और बीवी के पास नहीं पीना, किसी ओपन एयर में जाके बस सिगरेट पिए, ताकि वो अपने बस जान के साथ जो कर रहा है अपनी नन्ही जानों के साथ जरा एहतियात कर एहतियात सके। करें। इसी में मैं आपको बताता हूँ, आज ही बल्कि मेरे पास जनरल हॉस्पिटल में एक आउटडोर में एक माँ जी आई, तो उनका जो था यही सांस की अलामात थी, खांसी थी, बलगम थी, चलती थी तो कहती वॉशरूम तक जाती है तो मेरा सांस खराब हो जाता है। हिस्ट्री ली, हिस्ट्री में कोई ऐसी चीज़ नहीं हमें मिली जो कि ये अलामात कर सकें। मजीद डिगिंग किया तो पता लगा उनका जो खावंद है वो कमरे में बैठ के सिगरेट पीते थे। हुक्का पीता है। अब हुक्का, हुक्का, वो तो बहुत ही हुक्का मैं ज्यादा। आपको बताऊं, 1 किलो तंबाकू 2 लाख सिगरेट के बराबर है। ओए होए होए। अगर एक बंदा महीने में 1 किलो तंबाकू पी रहा है हुक्के में, तो वो 2 लाख सिगरेट पी रहा है।
और अनफिल्टर्ड सिगरेट और पी रहा है, तंबाकू के साथ लकड़ी अलग से। लकड़ी का अलग से। ओए तो होए। वो खातून जो थी वो बेचारी बड़ी परेशान हो गई। अब उनको हमने मुख्तलिफ इनहेलर्स और अद्वियात तजवीज़ की, लेकिन उनकी सबसे बड़ा उनकी जो बीमारी का जो हमने सबसे बड़ा इलाज ये था कि अपने खामन की सिगरेट बंद कराएं, क्योंकि जब तक उनका खामन सिगरेट बंद नहीं करेगा हम दवाई देंगे भी तो वो असर नहीं करेगी। अच्छा, ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पे कि स्मोकिंग छोड़ना तो लोगों के लिए ना इम्पॉसिबल हो चुका है। मतलब किसी ने बहुत जान मारी है तो 3 महीने छोड़ दिया है, 6 महीने छोड़ दिया है, वो स्ट्रेस में आता है, डिप्रेशन में आता है, या ऑब्वियसली क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसान को ना एक इम्तिहान में, एक आजमाइश में पैदा जी। किया है। वो आजमाइश से निकलने के लिए ना हर बार इस्तेमाल करता है। किसी को कोई गलत हैबिट होती है, किसी को कोई गलत हैबिट होती है, तो बहुत से लोग तो स्मोकिंग में लग जाते हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो कुछ अर्सा तो स्मोकिंग से दूर रह लेते हैं, लेकिन इन शॉर्ट आ जाके वो उस हैबिट पे दोबारा से लग जाते हैं। स्मोकिंग छोड़ने के कोई प्रो टिप्स बताएं कि इंसान स्मोकिंग छोड़ सके। देखें जी, स्मोकिंग छोड़ने की दुनिया में एक ही टिप है, एक ही तरीका है। अगर आपको लगता है आज आप 20 सिगरेट पी रहे हैं, कल आप 8 पिएंगे, परसों आप 6 पिएंगे और उससे अगले दिन आप छोड़ देंगे, तो ऐसे दुनिया में कोई भी शख्स सिगरेट नहीं छोड़ सका। स्मोकिंग सेसेशन प्रोग्राम्स होते हैं मुख्तलिफ जो पल्मोनोलॉजिस्ट ऑफर करते हैं, जिसमें हम लोगों को बताते हैं कि किस तरह आप सिगरेट तक कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक जनरल सी प्रो टिप दे देता हूँ कि सिगरेट छोड़ने का दुनिया में एक ही तरीका है, वो उसे हम कहते हैं कोल्ड टर्की मेथड। उसमें होता ये है कि आपके दिल के करीब कोई चीज़, खासकर लोगों के लिए उनकी बेटियां बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं, बेटी की बर्थडे, अगर बिल्कुल बीवी आपको ज़्यादा प्यारी है तो अपनी बिल्कुल। बीवी की बर्थडे या आपकी वेडिंग एनिवर्सरी, तो कोई ऐसी एक इमोशनल डेट हम कहते हैं कि ये आप डेट डिसाइड करें। इस दिन आप अपने आप से वादा करें कि इस दिन के बाद से आपने एक भी सिगरेट नहीं पी। क्योंकि मैं अगर समझ। आपको लगेगा, आपको लगता है कि आप 8 से 4, 4 से 3, 3 से 2 करके सिगरेट छोड़ेंगे तो सिगरेट नहीं छोड़नी, सॉरी टू से। सिगरेट इसी तरह छूटनी है। दुनिया में एक ही जो मेथड अप्लाई किया जाता है, ये जो मैंने आपको बताया है कि एक दिन में एक झटके के साथ सिगरेट हमेशा के लिए छोड़नी है। बिल्कुल ऐसे अच्छा, उस छोड़ने सिगरेट छोड़ने के साथ साथ आपने वो लोग भी छोड़ने जो आपके साथ बैठ के सिगरेट पीते हैं। असल बात सोहबत का बहुत फर्क पड़ता है। मैं बिल्कुल ऐसे ही है। वो लोग छोड़ने जो आपके साथ बैठ के सिगरेट पीते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। वो आपने कंपनी छोड़नी है जो आपके साथ बैठ के जो लोग सिगरेट पीते हैं, और सिगरेट एक झटके के साथ छोड़नी। अच्छा, इसमें मिथ्स हैं कि जी लो जी अब मैंने सिगरेट छोड़ दी है, अब तो ना मुझे भूख लग रही है, अब ना मैं सही तरह मेरी जो बावल हैबिट्स हैं, जो मैं वॉशरूम जाता हूँ, हाँ हाँ। कब्ज रहने लग गई डबल है, रहने लगे। खाना नहीं टेस्टी लगता। देखें, 6 to 7 days है ये। अगर आप अपना एक पीरियड एक नज़्म ज़ब्त के साथ, एक अपने ऊपर कंट्रोल के साथ गुजार लेना, तो थिंग्स विल गेट बैक टू नॉर्मल इन 6 to 7 days। मैंने एक चीज जो बहुत ज्यादा पर्सनली नोट किया है कि सिगरेट ऐसी चीज है कि जो हर बंदे का पता चल जाता है। नहीं तो हर इंसान में ना कोई एक बैड हैबिट होती है जिसकी वजह से ना किसी की ये छुपी होती है और किसी की लोगों को पता होती है, लेकिन स्मोकिंग सबको पता चल जाती है। उसको छोड़ते वक्त ना उसको हर तरह की तकलीफ लगेगी। मतलब लगेगी। जब कभी अपनी मतलब कोई शराब पीता है, मतलब वो छुप छुपा के पीते हैं, कोई इसके अलावा और कोई बैड हैबिट है किसी की, तो वो बैड हैबिट छोड़ना हमेशा जान का जाप लगता है, क्योंकि शैतान आपको हर टाइम बरगला के रखता है। क्योंकि अंधे बगैर तेरा इंजन नहीं होना, मतलब इसके बगैर तेरे से रहा नहीं जाएगा, नहीं रहा इसके बगैर तेरा जिस्म नहीं काम करेगा। तो मैंने ये देखा कि जो बैड हैबिट्स होती है ना, इसको सिर्फ आप अपने साथ कमिटमेंट करके छोड़ सकते हो, अदरवाइज नहीं छोड़ सकते। अच्छा, मेरा एक और चीज बताएं कि जब सिगरेट छोड़ना, ये जो हैबिट है, ये मेंटली हैबिट होती है या फिजिकली तौर पे जिस्म को जरूरत होती है, जिस्मी है जिस्म को हैबिट लग जाती है? देखें, इसमें एक चीज़ है कि मेंटल विल आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक चीज़ का इरादा ही नहीं करेंगे, आप एक चीज़ को मेंटली तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि देखें, अब आप एक चीज़ सोच लेंगे इसके आगे तो जी मौत है। क्योंकि अगर बिल्कुल एक समझ। दफ़ा आपको लंग कैंसर हो गया, लंग कैंसर का तो दुनिया में सबसे ज़्यादा फैलने वाला कैंसर लंग कैंसर बन चुका है। दुनिया का वन ऑफ द डेडलीस्ट कैंसर है लंग कैंसर। अगर किसी को लंग कैंसर हो गया, उसको कोई अच्छा इलाज पूरी दुनिया में नहीं हो है। नहीं ना सकता, वो 6-8 महीने 9 महीने कहानी खत्म। कहानी खत्म। तो इसलिए आप उसको होने से बचाएं। आप सिगरेट ना पिए, ये अपने प्यारों का सोचें, अपने बिल्कुल बच्चों का सोचें, अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का तो सोचें ना। बिल्कुल। मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को करना चाहूंगा कि ये मेरा कहने का मतलब, तो ये एक मेंटली हैबिट है या जिस्मानी तौर पे ना ऐसे ये घुल मिल जाता है? जैसे नॉर्मली कहा जाता है कि जो ड्रग्स होती है ना, ये आपके जिस्म में ऐसे घुल मिल जाती हैं कि अगर आप नहीं लेते तो आपका जिस्म दोबारा से मांगता है। तो क्या ये सिगरेट भी इसी तरह बॉडी को अफेक्ट करता है, या फिर दूसरी हैबिट्स की तरह बस ये एक मेंटली टॉर्चर है कि यार नहीं पिया तो ऐसे हो जाएगा, नहीं पिया तो? देखें, सिगरेट जो होती है बेसिकली, जो निकोटीन होता है, वो निकोटीन रिसेप्टर्स होते हैं आपके ब्रेन में, उन पे आप जाके एक्ट करते हैं।
करता है। थोड़ी साइंटिफिक बात हो जाएगी आपके ऑडियंस के लिए। तो जब निकोटीन रिसेप्टर्स पे वो एक्ट करता है तो डोपामिन रिलीज होती है। डोपामिन आपका क्या है? हैप्पी हार्मोन। हैप्पी हार्ट वो इंसान को खुश कर देता खुश है, करता है। टेंशन फ्री कर देता है, अब स्ट्रेस लेवल कम कर देता है। तो बाज़ का तो लोग स्ट्रेस से बचने के लिए, रियलिटी से भागने के लिए बिल्कुल वही और मैंने कहा था ना। स्ट्रेस लेवल को हाँ कम करने के लिए सिगरेट पीते हैं। स्टार्ट में तो ये आपका एक मेंटल वो होता है, लेकिन वो मेंटल बैरियर टूटता है बिल्कुल तो ऐसे। आपके ब्रेन की जरूरत बन जाती है, क्योंकि ब्रेन को तो हर वक्त वो खुशी वाला डोपामिन चाहिए। ठीक ठीक ठीक। वो बार बार ब्रेन उसको मांगता है कि हाँ भाई मुझे वो और दो और दो। बिल्कुल ऐसे। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी खुशी और चीजों में, पॉजिटिव चीजों में तलाश करनी है, जैसे हैबिट्स में एक्सरसाइज। तलाश, एक्सरसाइज में तलाश करनी है, बिल्कुल ऐसे। गार्डनिंग में तलाश गार्डनिंग करनी है, बिल्कुल। घर वालों के साथ बैठ के बातें करने में बातें तलाश करनी। करनी है, हाँ नॉवल पढ़ने में तलाश करनी बिल्कुल है। ऐसे। बिल्कुल ऐसे। मैंने भी ये चीज ऑब्जर्व किया है, जैसे पहले भी बताया था कि मैंने ये चीज नोट की कि मैंने इवन स्टडी भी की थी। ये डोपामिन की बात करें, जब आप एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते हो तो तब भी डोपामिन रिलीज बिल्कुल होता है और तब आपको ना एक हैप्पी मोमेंट रिलीज। क्योंकि मैंने फिर ये मैंने 2 3 4 दफा नहीं, बड़ी दफा ये देखा कि अगर मैं स्ट्रेस में हूं ना तो मुझे पता है मैं एक्सरसाइज करूंगा ना तो मेरा जो भी मतलब प्रॉब्लम है वो वहीं की वहीं खड़ी है, बट मैं ठीक हो जाता हूँ। ठीक मेरा हो, मेंटली बिल्कुल जो ऐसे। है ना, वो जो मैं मेंटली टॉर्चर हो रहा होता हूँ वो ठीक हो जाता है। अच्छा चलिए अगले सवाल की तरफ सर आते हैं कि ये जो एस्थमा का इनहेलर होता है, जी डेफिनेटली इसका ना एक फियर है। लोगों को लगता है कि ये लगाने से पता नहीं मैं शायद मरने वाला हूँ। मतलब आपने देखा होगा कि अगर कहीं पे टीवी में भी आ रहा है तो, या किसी ड्रामे में आ तो ऐसा मतलब आईसीयू और मतलब कुछ इस तरह से एक पिक्चर क्रिएट की गई है। टैबू बनाया हुआ है। मतलब कुछ हाँ मतलब ऐसा बनाया गया कि शायद ये बंदा मरने वाला है जो ये लगा रहा है, तो इसलिए एक फियर होता है ना, तो यार मैं तो भी ठीक ठाक हूँ, मैं क्यों लगाऊं, अल्लाह मुझे बचाए। इस बारे में आप थोड़ा सा गाइड करें कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो लगा लेना चाहिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जी मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। हमारे मेरे जो मेंटोर हैं प्रोफेसर तला साहब, वो हमें एक बात कहा करते हैं, शेख जैद के जो प्रोफेसर हैं ऑफ पल्मोनोलॉजी, वो कहते हैं जी देखें, कान की दवाई मरीज ने कहाँ डालनी है? कान में डालनी है। नाक की दवाई कहाँ डालनी है? नाक में डालनी है। तो जो फेफड़ों की बीमारी की दवाई है वो कहाँ पेशेंट डालेगा? डेफिनेटली सांस में, सांस की नालियों में और फेफड़ों में डालेगा। फेफड़ों में डाल। तो इनहेलर को एक टैबू बनाया हुआ है। बेसिकली इनहेलर में जो दवाई होती है उसको इनहेलर के देने का, सॉरी, बेसिकली इनहेलर में जो एक दवाई होती है उसको इनहेलर के जरिए देने का मकसद ये होता है कि ये जिस्म के बाकी जो अज़ा हैं, जो बाकी ऑर्गन्स हैं, ये उन पे एक्ट ना करें। आपकी दवाई है वो आपके मुंह के जरिए सांस की नाली में और फिर फेफड़ों में ही जाए और बाकी अज़ा इससे दूर रहें। देखिए दवाई खाए, चाहे पेनाडोल की गोली हो या कोई भी दवाई हो, उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, कुछ ना कुछ उसके फायदे हैं। तो हमने फायदे देखने हैं। अब वो फेफड़ों को फायदा दे रही है, हो सकता है वो किसी और हिस्से को कोई ना कोई नुकसान भी देती हो। तो हमारी कोशिश होती है कि मरीज को फेफड़ों की दवाई मुंह के जरिए सांस की नाली और फेफड़ों में ही दी जाए और उसको उसके बाकी ऑर्गन्स को उससे दूर रखा जाए। और जो ये इनहेलर है इसमें माइक्रोग्राम्स में डोज होती है, मिलीग्राम्स में भी 1000 माइक्रोग्राम होते हैं और माइक्रोग्राम्स में डोज होती है, क्योंकि हमने ये मरीज को लॉन्ग टर्म के लिए देना है, लंबे अरसे के लिए प्रिस्क्राइब करना है। तो माइक्रोग्राम्स में डोज होगी। तो ये जो इनहेलर है लॉन्ग टर्म पेशेंट ले चुके हैं। हमारे पास अक्सर पेशेंट आते हैं जी, सांस खराब होता है, डॉक्टर के मोहल्ले के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सांस का टीका लगा देता है, वो बेसिकली स्टेरॉइड लगा देता है। अच्छा। और वो मिलीग्राम्स में, बाज़ औक़ात ग्राम्स में डोज होती है। तो जब बॉडी ग्राम्स की डोज की आदी हो जाएगी कि जब सांस खराब हुआ वो दवाई नहीं ले रहा, उसने टीका लगवाया, इन ग्राम्स उसने डोज ली, तो कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं जब हम उसकी बॉडी को माइक्रोग्राम्स में डोज दी जाएगी या इनहेलर दिया प्रिस्क्राइब किया जाएगा तो वो फौरन उसको आराम आ जाएगा? उसको तो फौरन आराम नहीं आएगा। तो जब भी आपको सांस के मसाइल हैं, आप गली मोहल्ले के डॉक्टरों से और आप इधर उधर के लोगों से अवॉइड करें, आप अपने पल्मोनोलॉजिस्ट के पास आएँ। इनहेलर आपको प्रिस्क्राइब करेगा, इनहेलर बाकायदगी से लें, रेगुलर फॉलोअप्स कराएं, क्योंकि आपको पल्मोनोलॉजिस्ट ही बताएगा आपको कि कब आपने इनहेलर छोड़ना है, कब लेना है, कब उसकी डोज बढ़ा देनी है या कब उसकी डोज कम कर देनी है। अच्छा मैं अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, कंक्लूजन की तरफ। सबसे पहले तो हमने पहले बात की स्मोक की और फिर उसके बाद हमने सिगरेट मतलब स्मोक की बात की। गवर्नमेंट लेवल पे तो इस दफ़ा हमने देखा है खास करके लाहौर में, बाकी मतलब पूरा जो है पाकिस्तान आई डोंट नो, लेकिन बड़ी खुशी है कि इन्होंने स्मोक को बड़ी ड्रास्टिकली बहुत तेजी से नीचे गिराया। मतलब पिछले साल जो लेवल था स्मोक का वो इससे कुछ 100 गुना ज्यादा होगा, ये चले जितना भी, इस दफा तो बहुत ही ड्रास्टिकली जो है ना इसको कंट्रोल किया। तो इसके बारे में आपकी क्या कमेंट है? और दूसरी बात, ये जो स्मोक को कंट्रोल करने के लिए केमिकल हवा में छोड़े जा रहे हैं, क्या वो भी नुकसानदेह हैं? उसके बाद जो स्मोकिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के क्या इकदाम होने चाहिए? अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। पहले तो स्टार्ट में हमने स्मोक रिलेटेड बात की, वो इंडिविजुअल लेवल पे बात की। गवर्नमेंट के लेवल पे आप देखें तो आपको ये जान के हैरानी होगी
कि खाली लाहौर में, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 60 से 70 लाख रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल है जो सिर्फ लाहौर का अपना अपना मोटरसाइकिल है। उसके बाद लाहौर से बाहर से कितनी गाड़ियां या बाइक्स आ रहे हैं वो उसके अलावा है। वो वाला तो आप ये सामने हमारे कनाल रोड है जो लाहौर की मेन है, इस पे देख लें, आपको हर किलोमीटर में 1 या 2 बाइक्स ऐसी मिलेंगी जो पीछे सफेद बादलों का धुआं बहुत बड़ा। छोड़ती। जो ट्रांसपोर्टेशन और जो ये ऑटोमोबाइल्स हैं, ये 80% कॉज है स्मोक का, एयर पोल्यूशन का। तो इस पे हमें खुद भी और गवर्नमेंट के लेवल पे भी, और गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा ये जो इनिशिएटिव है ग्रीन बसेस का, इलेक्ट्रिक बसेस का, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि डीजल बसेस से, अनबर्न डीजल से हमारी जान छुड़ाएं। ग्रीन बसेस पे आए हैं, ये आए हैं, और बाकी शहरों में भी ग्रीन बसेस शुरू हो रही हैं। आप देखेंगे इससे जो आपकी एयर पोल्यूशन है, जो ट्रांसपोर्ट की वजह से पोल्यूशन है, वो बहुत नीचे आएगी। दूसरा, जो आपकी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उसने गाड़ियों की ऑक्सीजन टेस्टिंग स्टार्ट की है। जिस गाड़ी के इमिशंस हाई हैं वो उनको वार्निंग, अभी तो वार्निंग दे रहे हैं कि वो आप अपने ये गाड़ियां ठीक करवाएं, इनके कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं गाड़ी में, वो ठीक करवाएं जिसकी वजह से आपकी पोल्यूशन कम हो। और जो आपने बात की, देखें कुछ मिसकंसेप्शंस होती हैं स्मोक गन को लेके। तो स्मोक गन बेसिकली होती क्या है, वो पानी की मिस्ट फायर करती है। अच्छा, पानी होता है, पानी की मिस्ट फायर करती है। जब पानी की मिस्ट हवा में जाती है तो वो उसका मजीद वजन बढ़ा देती है स्मोक का, तो उसको वो नीचे बैठा देती है और इन्वायरमेंट आपकी साफ हो जाती है। जो लेकिन जो स्मोक गन्स है उसकी लिमिटेशंस है, वो कुछ देर के लिए तो वो कम करेगी, लेकिन इसका हल यही है कि ऑटोमोबाइल्स का जो धुआं है, जो इंडस्ट्रियल धुआं है, जो आपकी फसलों की जो आग लगाने का कल्चर है, इसको ख़त्म किया जाए। जो ऑटोमोबाइल्स का धुआं है इसको कंट्रोल किया जाए। जो सिविल, जो हमारी सोसाइटी है उसके लेवल पे हम कार पूलिंग एक टर्म है जो दुनिया में यूज़ की जाती है। अब देखें, अब मेरा घर है या इर्द गिर्द 3-4 घर हैं, अगर 3-4 घरों के बच्चे एक ही स्कूल जाते हैं, आप देखेंगे सुबह 4 गाड़ियां एक एक बच्चा लेके एक ही स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, अगर ये कार पूल करेंगे, 3 दिन एक का ड्राइवर, 3 दिन एक का ड्राइवर, या 3 दिन एक का ड्राइवर सारे बच्चों को लेकर चला जाएगा, तो सुबह आप सोसाइटी में बहुत बड़ा बेनिफिट है। आप रोड पोल्यूशन, जो नॉइज पोल्यूशन है, ट्रैफिक है, उससे भी बचेंगे, आप एयर पोल्यूशन से भी बचेंगे। और जहाँ तक स्मोकिंग की बात है, आपको पता है कि एक कंट्री है उसको दुनिया में, हमारे वो एशिया, साउथ एशिया में ही, क्या हमारा हमसाया ही आप कह लें, भूटान। भूटान इज़ 100% सिगरेट फ्री। ग्रेट, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो वो एक बड़ी अचीवमेंट है। तो मेरा तो जहाँ तक मशवरा है गवर्नमेंट को भी, सिगरेट को खासकर, एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी ये है कि स्कूल्स कॉलेजेस के तो विद इन 1 और 2 किलोमीटर डायमीटर कोई सिगरेट नहीं बेच सकता, लेकिन सिगरेट को जितना इनएक्सेसिबल बनाया जाए। पाकिस्तान चेस सोसाइटी है हमारी परमोनोलॉजिस्ट की, वो इस सिलसिले में बड़ा काम कर रही है कि सिगरेट को इनएक्सेसिबल बनाया जाए, महंगा किया जाए लोगों की रीच से। आप देखें यूके में 12-14 पाउंड की एक सिगरेट की डब्बी है। वहाँ जितना भी वेल ऑफ इंसान हो वो सोचते हैं एक दफ़ा सिगरेट लेने से पहले। यहाँ स्मगल्ड सिगरेट्स बहुत बड़ा रीज़न है इस चीज़ का। और जो वेपिंग में भी आप देखें, जो स्मगल्ड आपके जो फ्लेवर्स आते हैं, ना मुझे पता है, ना गवर्नमेंट को पता है, ना लेने वाले को पता है, ना पीने वाले को पता है, और ना बेचने वाले को पता है कि इसमें क्या है, क्या चीज़ फेफड़ों में जा रही है। तो रेगुलेट किया जाए इस चीज़ को। अगर फर्स्ट देखें, बैन करना भी हर चीज का हल नहीं है। बैन आप करेंगे, ड्रग्स भी तो बैन है ना आपके माशरे में, लेकिन इन वन वे और अनदर वे वो एक्वायर कर लेते हैं लोग। तो ये चीजें लोग एक्वायर कर लेंगे, लेकिन अगर आप इसको रेगुलेट करेंगे, गवर्नमेंट को पता होगा कि इस स्टैंडर्ड की चीज ही बिकेगी, तो वो फिर उस चीज को रेगुलेट करना ईजी होगा। इनएक्सेसिबल बनाना उसको ज्यादा ईजी है, महंगा करें, उस पर टैक्स लगाएं और स्मगलिंग रोकें। जो आप देखें, जो सिगरेट आ भी रहे हैं, जो स्मगल होके आते हैं 6-8 पीने में, वो किस कंडीशन में पहुंचते हैं, वो मजीद नुकसानदेह हो जाते हैं। बिल्कुल, मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा बेहतर तरीका वही है जो आपने सिंगापुर का शायद बताया था कि एक स्पेसिफिक एरिया बता दो कि यहाँ पे आके स्मोकिंग करो। क्योंकि अब मैं भी इस चीज का कायल हूँ कि आप बहुत मुश्किल है किसी एकदम ही कह दो कि कल तो नहीं करना, मतलब ये इम्पॉसिबल के करीब है। क्योंकि डेफिनेटली जो एक अपने जात के लिए खुद से सिगरेट छोड़ना चाहता है वो तो अपनी कमिटमेंट में कहता है जी मैं आज से नहीं पीऊंगा, लेकिन एक बंदा जो पीना चाहता है, मतलब वो मेंटली पीना चाहता है, तो उससे छोड़ना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो उसका सबसे बेहतर तरीका ये कि कम से कम तो 10-20 साल कोई स्पेसिफिक एरियाज रखें। फिर वही बात है कि इसकी एक्सेसिबिलिटी खत्म करते जाए एकदम उसको। देखिए, कोई भी जो पॉलिसी होती है ना वो बुरी नहीं होती है, लेकिन पॉलिसी बनाए और उसको कंटिन्यू रखें। उसको कंटिन्यू रखें कि 3 साल 4 साल 5 साल आपका एक प्लान हो जिसपे आपने अमल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता इस लानत से माशरे को आपने बचाना है। आपने, हमारा ये अज़्म होना चाहिए कि स्मोक फ्री माशरा बनाएं और सिगरेट से और सांस की बीमारियों से छुटकारा पाएं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करें, सिगरेट से बचें, धुएं से बचें, और ये जो
ऑटोमोबाइल का धुआं है, इससे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इससे बचें और अपनी एक सेहतमंद जिंदगी गुजारें। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके टाइम का। एंड में मैं फिर कहना चाहूँगा, डॉक्टर सेट आपके लिए पाकिस्तान के काबिल तरीन डॉक्टर का पॉडकास्ट लेके आता है, ताकि हमारे जहन में किसी भी तरह के कोई सवाल है, कोई वहम है या कोई गलत फहमी है, उसको दूर किया जा सके। इसी तरह और डॉक्टर्स का पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन लिखें, इंशाल्लाह सर आपको खुद से उसका रिप्लाई करेंगे। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के पूरी वीडियो के नीचे आपका जो डिटेल है, नंबर, अपॉइंटमेंट नंबर, वो शेयर करूंगा। और इंशाल्लाह मेरा मकसद ये है कि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपके जो भी डेफिनेटली वो चार्जेस होंगे वो हमारे तवसल से, हमारे चैनल के जरिए से, अगर तो आप फ्री कर सकें वो तो आपका अल्लाह आपसे राजी होगा, और नहीं तो कम से कम कुछ ऐसा, क्योंकि डेफिनेटली सी बात है, अल्लाह करे ये अगले 10 साल तक वीडियो आगे जानी है, 20 साल तक जानी है, क्योंकि ये बीमारियां ऐसी हैं और वीडियो चल रही हैं, तो लोग आपसे इंशाल्लाह आज नहीं तो कल कोई ना कोई अप्रोच करेगा। तो उसमें आप ये कि ठीक है, अल्लाह की रजा के लिए अगर आपको उसको टोटली फ्री कर सके तो बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं तो आप उसको में कुछ डिस्काउंट वाली ऑप्शन जरूर रखिए। जरूर जी, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे अपने इंस्टाग्राम पेज पे, और मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, ब्रीथ वेल विद डॉक्टर बिलाल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, और मैं नंबर भी आपको शेयर मेंशन कर दूंगा, बिकॉज मेरा प्योरली मकसद ये है कि मैं इस अवेयरनेस को आगे लेके जा सकूं। अगर सर इंशाल्लाह आपको ये फ्री में चीजें जो बताने के लिए जो राजी हैं, तो मैं भी फिर इनके जो सारी डिटेल है ले लूंगा, इनका इंस्टाग्राम अकाउंट या व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे मेंशन कर दूंगा। आप डायरेक्ट सर को भी मैसेज करना चाहें कर सकते हैं, या हमारी वीडियो के नीचे अगर कमेंट कर देंगे तो वो उसमें आपको सारा रिप्लाई भी कर देंगे। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।